हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और मैं आज आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है कहीं इश्क ना हो जाए। तो चलिए स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे हीरो जो पहली बार ट्रेन में चढ़े हैं वो भी सुकून पाने के लिए। चलिए सुनते हैं उन्हें सुकून मिलता है या नहीं। रात का समय था, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जहाँ पर हमारा हीरो जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था, उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। दिखने में अच्छे घर का लग रहा था। इस समय भी वो लैपटॉप खोलकर अपनी आंखें उसमें गड़ाए हुए बैठा था। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम होती है, शायद कोई स्टेशन आने वाला था, पर उस लड़के को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। कुछ लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और कुछ लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जिस सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था उस सीट पर कोई नहीं था। वो अपने पैर फैलाकर सामने वाली सीट पर रख देता है और फिर से लैपटॉप में घुस जाता है। ट्रेन दोबारा से चलने लगती है। इतने में एक मीठी सी आवाज़ उस लड़के के कानों में पड़ती है, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है, अपने पैर हटाइए। तो दोस्तों, आपने सही समझा, यहीं पर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और यहीं पर इनकी पहली मुलाकात होती है। वो लड़का एक नज़र उठाकर देखता है, एक सिंपल सी लड़की, हाइट ना ज़्यादा ना ही कम, गोल चेहरा, रंग एकदम सफ़ेद, काजल से सनी गहरी और बड़ी आँखें, बाल खुले हुए जो कि सिर्फ उसके कंधे से ही थोड़े नीचे थे, ब्लैक कलर का टॉप, लॉन्ग स्कर्ट जिस पर गले में बंधा हुआ उसका स्कार्फ जो कि लहरा रहा था, एक हाथ में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में घड़ी और कंधे पर टंगा उसका नीचे तक लटकता पर्स। वो लड़का अपने पैर हटा लेता है और वापस से लैपटॉप में नज़रें अपनी जमा लेता है। वो लड़की अपना सामान सेट करने में लग जाती है। वो अपना सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश करती है जिससे उसकी कलाई में पहनी हुई चूड़ियाँ शोर करने लगती है जो उस लड़के को इरिटेट कर रही थी। वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर एक झटके से उठ जाता है और उस लड़की से सूटकेस लेकर ऊपर रख देता है और वापस से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। वो लड़की ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए अपना हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए, हाय, आई एम अनिका, और तुम? वो लड़का एक नज़र उसकी तरफ देखता है, फिर वापस से नज़रें लैपटॉप पर लगा लेता है, लेकिन अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाता। वो लड़की अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, थैंक यू मेरा बैग ऊपर रखने के लिए, पर फिर भी वो लड़का कुछ नहीं बोलता। वो लड़की मन में कहती है, सड़ू कहीं का। फिर दोबारा से बोलती है, तुम हमेशा से इतना कम बोलते हो या मेरे सामने ज़्यादा शरीफ बन रहे हो? वो लड़का अनिका की बातों से पक रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उससे इस तरह बात करे, पर अनिका तो अनिका है, वो कहाँ चुप रहने वालों में से है। बोलना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसका चुलबुलापन और चंचल स्वभाव ही था जो हर कोई उसे पसंद करता था। घर में सबकी लाडली थी अनिका, दिल की साफ, सबकी परवाह करने वाली, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाली और दूसरे के गम में भी अपने आँखों को गीला कर लेने वाली। यही बातें थी जो उसको सबसे अलग बनाती थी। बस वो चुप नहीं रह सकती थी, कोई ना कोई बात करने के लिए तो चाहिए ही था उसको। जब वो लड़का कोई जवाब नहीं देता, अनिका एकदम से कहती है, कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो? ऐसा बोल देती है। अनिका की बात पर वो लड़का घूर कर उसकी तरफ देखता है। इनफ, वो बेहद गुस्से से बोलता है। अनिका खुश होते हुए, ओह, मतलब तुम गूंगे नहीं हो? मुझे तो लगा कि तुम बोल नहीं सकते। कोई बिना बोले कैसे रह सकता है? अनिका फिर से शुरू हो गई थी। उसे तो बस मौका चाहिए था बोलने का। वो लड़का मन ही मन में अनिका को देखते हुए मन में कहता है, ओह गॉड, क्यों मैं इस ट्रेन में आया? वो वापस अपना सर झटकाते हुए अपना ध्यान लैपटॉप में लगा लेता है। अनिका कहती है, ओके, तो मिस्टर इनफ, तुम कहाँ जा रहे हो?
मैं तो मुंबई जा रही हूँ, पता है वहाँ पर मेरे मामा मामी रहते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो अब मैं उनके पास रहूंगी, फिर वहीं कोई जॉब करूंगी। वो लड़का बीच में ही अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, बहुत बोलती हो तुम। जब से आई हो तब से कचड़ पचड़ कर रही हो, दिमाग खराब कर दिया है। मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे यहाँ जाना है। देखो तुम कहीं भी जाओ पर मुझे क्यों बता रही हो? प्लीज तुम मुझसे बातें मत करो और चुप हो जाओ। एक सांस में ही वो ये सब कुछ बोल देता है। अनिका एक टक उसका चेहरा देख रही थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके कहती है, कमाल है, तुम तो मुझसे भी तेज बोलते हो। ओ माय गॉड, और मैं तुम्हें गूंगा समझ रही थी। कसम से मजा आ गया तुम्हें बोलता देखकर। पर जो तुमने इतना सब कुछ बोला ना, ये बोलने से तो अच्छा मेरे सवालों का जवाब ही दे देते। बात तो उतनी ही थी, ऐसा बोलो या वैसा, बोलना तो तुमको ही है ना। अनिका ने ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली थी। वो लड़का बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए कहता है, ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं। अनिका उसको देखकर कहती है, वैसे मिस्टर इनफ, दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो। लगता नहीं है तुम्हें देखकर कि कभी ट्रेन का सफर भी किया होगा। फिर यहाँ कैसे? फिर थोड़ा रुक कर कहती है, लगता है किसी सुकून की तलाश में आए हो। उसकी बात से वो लड़का नजरें उठाकर अनिका को देखता है, जैसे किसी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो उसने। और सच ही तो कहा था, सुकून की तलाश में ही तो आया था वो। अपनी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से थक गया था वो। अनिका उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर इनफ, कहाँ खो गए? वो लड़का बेहद गुस्से से उठकर ट्रेन के गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। दूसरी तरफ मुंबई में एक आलीशान घर जो किसी महल से कम नहीं था, उस घर में रात के समय भी शांति नहीं थी। घर की मालकिन गायत्री सिंघानिया घर के नौकरों पर चिल्ला रही थी, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, बस बैठकर बातें बनवा लो जितनी मर्जी। तुम लोगों को इस महीने सिर्फ आधी पगारी मिलेगी, समझे तुम लोग? सबके सब निकम्मे भरे पड़े हैं इस घर में। उनकी आवाज सुनकर 23 साल का लड़का, जिसका नाम गौरव सिंघानिया है, वो बाहर निकल कर आता है और गायत्री जी के पास जाकर कहता है, क्या मॉम, आप भी कम से कम रात को तो बेचारों को छोड़ दो। फिर नौकरों को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए गौरव बोलता है, मॉम, आपको भी कोई ना कोई चाहिए रौब झाड़ने के लिए। गायत्री जी चिल्लाकर बोलती है, गौरव, तमीज भूल गए हो क्या तुम? अपनी मॉम से बात करना नहीं आता तुम्हें? बट इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, जैसे लोगों के साथ रहोगे असर तो वैसा ही होगा ना। गौरव थोड़े गुस्से में कहता है, मॉम प्लीज, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, भाई के बारे में कुछ भी मत बोला कीजिए। गायत्री जी बोलती है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, सौतेला है वो, इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? गौरव कहता है, समझ तो आप नहीं रही हैं, क्यों हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती हैं, जबकि वो तो कभी आपसे कुछ कहते भी नहीं है। गायत्री बोलती है, वो कुछ कहता नहीं है, पर देख लेना, वो एक दिन सारी दौलत अपने नाम करवा लेगा और हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। वो सिर्फ तुम्हारा प्यार का फायदा उठा रहा है। गौरव कहता है, आपको जो सोचना है सोचिए, आई डोंट केयर, पर आपकी बातों में आकर मैं अपने भाई से दूर नहीं होने वाला। ये सब बोलकर वो गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री जी बेहद गुस्से से कहती हैं, मुझसे मेरा बेटा छीना है तुमने, एक दिन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बहुत भाई भाई करते हो ना दोनों, वो दिन दूर नहीं जब मेरा गौरव तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। फिर ये बोलकर वो एक खतरनाक हंसी हंसती है। दूसरी तरफ ट्रेन में सिगरेट खत्म करके वो लड़का वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अनिका कोई बुक पढ़ रही थी, उसे देखकर ही अनिका बोलती है, अरे वाह, आ गए तुम, मैं तो बोर हो गई थी। वो लड़का उसके होठों पर उंगली रखते हुए और बेहद गुस्से से कहता है, अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा, समझी तुम? अनिका उसे घूर कर देखते हुए उसकी उंगली अपने होठों पर से हटाते हुए कहती है, ओह क्या बात है, मैं तो डर गई। ये बोलकर वो हंसने लगती है। फिर अपनी हंसी रोकते हुए वो बोलती है, उठाकर बाहर फेंक दोगे?
कचरा है क्या जो बाहर फेंक दोगे मुझे? वो लड़का घूरकर अनिका की तरफ देखता है। अनिका बोलती है, मैं भी मरी नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। वो तो यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए मैं तुमसे बातें कर रही थी। और चुपचाप मैं बैठ नहीं सकती, इसलिए तुमसे एक दो बात क्या कर ली, तुम तो भाव खाने लगे। ठीक है, नहीं बोलने वाली मैं तुमसे। अनिका की बकबक खत्म ही नहीं हो रही थी। वो लड़का एक गहरी सांस लेकर मन में कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका उसको देखकर टेढ़ा मुंह बनाकर कहती है, सड़ू कहीं का। वापस से अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। वो लड़का अपनी एक आंख खोलकर अनिका को देखता है। अनिका एक हाथ से चिप्स खा रही थी और एक हाथ से बुक के पन्ने पलट रही थी। इसके चिप्स बुक पर भी गिर रहे थे, थोड़े बहुत पन्ने गंदे भी हो गए थे, जिसे देखकर वो लड़का कहता है, डिस्कस्टिंग, कितनी लापरवाह है ये। ओ गॉड, जुबान के साथ थोड़ी अक्ल भी दे देते इसको। आज का तो दिन ही खराब हुआ। पहली बार ट्रेन में चढ़ा हूँ, वो भी सुकून की तलाश में, पर इस लड़की ने वो भी खराब कर दिया। अनिका उसकी तरफ देखकर उसको चिप्स ऑफर करती है। वो लड़का फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका कंधे उछलाकर मन में कहती है, भाड़ में जाओ। अनिका चिप्स खत्म करके उसके रैपर को अपने हाथों से कुचलने लगती है और उसका छोटा सा गोला बनाने लगती है, जिसकी आवाज से वो लड़का इरिटेट हो रहा था। उसे अनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो सच में अनिका को बाहर फेंक देता। अनिका ट्रेन की खिड़की से रैपर को बाहर फेंक देती है। वो लड़का कहता है, तुम पागल हो जो कूड़ा ऐसे ही फेंक दिया। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हैं हर जगह और फिर पूरे देश को गंदा करते हो तुम लोग। अनिका उसकी नकल करते हुए कहती है, तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हो, बड़े आए। तुम्हें इतना लग रहा है तो जाओ चलती ट्रेन से कूद जाओ और उस रैपर को डस्टबिन में डालकर वापस आ जाओ। अरे सभी ऐसा करते हैं, मैं कौन सा नया कर रही हूँ, किस किस को समझाओगे तुम? वो लड़का कहता है, अगर हम खुद को ही समझा लेना तो वही काफी होता है। अनिका कहती है, ज्यादा लेक्चर मत दो मिस्टर इनफ, वरना अगर मैं बोलने पर आ गई ना तो तुम सच में ट्रेन से कूद जाओगे। ये बोलकर वो अपनी सीट पर लेट जाती है और एक पतला सा कंबल अपने ऊपर डाल लेती है और अपनी नजरें बुक में लगा लेती है। वो लड़का अनिका को देखते हुए मन में कहता है, केयरलेस, अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बहस कर रही है। अमेजिंग, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं धरती पर। अनिका उसकी तरफ देखती है और उसको अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर कहती है, क्या है? वो लड़का भी अपनी सीट पर लेट जाता है और दोबारा अपने कानों पर हेडफोन लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात गहरा जाती है और दोनों कब नींद के आगोश में चले जाते हैं दोनों को पता नहीं चलता। अगली सुबह ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। हर तरफ चहल पहल का माहौल था। किसी को ट्रेन में उतरने की जल्दी थी तो किसी को ट्रेन में चढ़ने की जल्दी थी। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। कहीं से आती पकौड़ों की खुशबू तो कहीं से चाय ले लो की आवाज सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रही थी। अनिका की भी नींद खुलती है और वो उठकर खिड़की में से बाहर देखती है और अपने खुले हुए बालों को बांधने लगती है, जिससे उसकी चूड़ियां खनक रही थी, जो काफी थी मिस्टर इनफ की नींद बिगाड़ने के लिए। वो भी उठ जाता है और बैठते हुए खिड़की से बाहर देखने लगता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर इनफ, अनिका मुस्कुराकर ये बोलती है। वो लड़का उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता और वो उठकर बाहर जाने लगता है। अनिका हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए, मिस्टर इनफ, मेरे लिए एक चाय लेते आना। वो लड़का घूरकर पीछे मुड़कर देखता है, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और ट्रेन से नीचे उतर जाता है और बाहर जाकर सिगरेट ले लेता है। अनिका खुश होकर बोलती है, बस कुछ ही देर में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, ये सडू अभी तक क्यों नहीं आया, चाय लेकर। तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है और ट्रेन हल्की हल्की चलने लगती है। अनिका जल्दी से उठकर गेट पर जाने लगती है। तभी मिस्टर इनफ वहां आ जाता है, जिसके हाथ में एक कप चाय थी। अनिका उसे देखकर कहती है, थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तो लगा तुमने ट्रेन मिस कर दी। पता है मैं तो अभी चेन खींचने वाली थी
वो तो तुम टाइम पर आ गए। फिर ये कहकर फिर वो मिस्टर इनफ के हाथों में चाय का कप देखती है। चाय लेकर ही आए हो तो दे दो मुझे। फिर उसके हाथों से छीन लेती है। फिर एक सिप लेकर वाह, सुबह चाय मिल जाए ना तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है, नहीं तो मुझसे तो बिना चाय के बोला ही नहीं जाता। वो लड़का मन में कहता है, बिना चाय के ये हाल है तो चाय पीने के बाद तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तभी एक चाय वाला वहाँ से गुजरता है। वो लड़का उसे रोककर कहता है, एक चाय देना। ये सुनकर अनिका के होठ चाय को पीते पीते रह जाते हैं और वो मन में कहती है, मतलब ये सडू मेरे लिए नहीं लाया था, अपने लिए लाया था। अनिका जरूरत से ज्यादा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तो बताना चाहिए था ना तुम्हें कि ये चाय तुम अपने लिए लाए हो। वो लड़का अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, तुम किसी को बोलने का मौका दोगी तो कोई बोलेगा ना। अनिका अपने चाय का सिप लेते हुए कहती है, वो भी है। वो लड़का अपनी चाय पीने लगता है और साथ साथ लैपटॉप पर काम करने लगता है। अनिका अपनी चाय खत्म करके अपने पर्स से पैसे निकालते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे चाय के पैसे। वो लड़का बिना उसकी तरफ देखे कहता है, नहीं चाहिए। अनिका कहती है, पर मैं फ्री में कोई चीज नहीं लेती, ये लो तुम्हारे पैसे। वो लड़का कुछ नहीं बोलता और ना ही पैसे लेता है। अनिका उसका हाथ आगे करके उस पर पैसे रख देती है। वो लड़का एक नज़र उठाकर देखता है, फिर वापस अपना काम करने लगता है। अनिका भी चुपचाप बैठ जाती है, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, और मन में कहती है, आज से पहले इतना सड़ू नहीं देखा मैंने। क्या भगवान जी, आपको भी ये बोरिंग इंसान ही मिला था मेरे पास बिठाने को। उस लड़के का फ़ोन बजता है। कान में लगाकर वो कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता है। वो लड़का हाँ कहता है। फिर दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आती है। वो लड़का कहता है, ओके डन। बस इतनी सी बात करके वो फ़ोन काट देता है। अनिका उसकी बातों को सुनते हुए, हाँ, कंजूस कहीं का, शब्दों में भी कितनी कंजूसी करता है। फिर अनिका से रहा नहीं जाता। फिर वो बोल ही पड़ती है, वैसे मिस्टर इनफ, तुमने नाम नहीं बताया अपना, और ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो। अनिका उसके बोलने का वेट करती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर अनिका कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और वो लड़का मन ही मन में कहता है, पता नहीं मुंबई कब आएगा और कब इस आफत से मेरा पीछा छूटेगा। फिर ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। दोनों अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं। अनिका उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ओके मिस्टर इनफ, आपसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो लड़का बहुत ही गुस्से से कहता है, मुझे भी, और दोबारा कभी मेरे सामने आने की गलती भी मत करना मिस कचड़ पचड़। अनिका कुछ बोलती उससे पहले ही उसके मामा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अनु, अनु बेटा। अनिका पीछे मुड़कर देखती है और हाथ हिलाकर अपने मामा जी को इशारा करती है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। ओके बाय मिस्टर इनफ, मेरे मामा जी आ गए। वो देखो, बाय, फिर मिलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है और जाकर अपने मामा जी के गले लग जाती है। वो लड़का उसे देखकर कहता है, सिली गर्ल। वो भी अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाता है, पर अनिका की कही आखिरी लाइन उसके कानों में घूम रही थी, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। वो लड़का स्टेशन से बाहर आता है, जहाँ ब्लैक कलर की गाड़ी और उसका ड्राइवर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। ड्राइवर गेट खोलता है, वो लड़का उसमें बैठ जाता है और उनकी गाड़ी दौड़ पड़ती है मुंबई की सड़कों पर। दूसरी तरफ अनिका अपने मामा जी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई थी। उस लड़के की गाड़ी धूल उड़ाती हुई एक बंगले में एंटर करती है और वो अंदर जाता है। घर में बड़ी शांति थी, पर वो लड़का सीधे अपने कमरे में जाता है। वो घर वापस आ गया था, ये किसी को पता ही नहीं था। कुछ ही देर में वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अनिका भी अपने मामा के घर पहुंच जाती है, और अनिका के आने से उनके घर का माहौल हंसी ठहाकों में बदल गया था। अनिका की मामी स्वभाव से बहुत अच्छी थी और वो अनिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अनिका को ही अपना सब कुछ मानते थे। खाना वाना खाने के बाद वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। अनिका कहती है, क्या मामू आज काम से छुट्टी? मामा जी कहते हैं, और क्या भाई, हमारी अनिका आ रही थी
तो छुट्टी कैसे नहीं लेते? आज का सारा दिन तुम्हारे नाम। मुझे पता है तुम घर पर तो बैठोगी नहीं। तभी उसकी मामी कहती है, इसमें गलत ही क्या है? इतनी दूर से घूमने ही तो आई है मेरी बच्ची। अब मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अनिका कहती है, मैं खुद ही नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। मामा जी कहते हैं, चल बता फिर सबसे पहले कहाँ जाना है? अनिका कहती है, सबसे पहले दरगाह चलते हैं। पहली बार आई थी तो जा नहीं पाई थी। मामी जी कहते हैं, चल तो फिर जल्दी तैयार हो जाओ। अनिका अंदर भागते हुए कहती है, मैं बस 2 मिनट में आई मामा जी, तब तक आप घर पर बता दो कि उनकी लाडली पहुंच गई है। मामा जी और मामी जी उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रौनक आ गई ना हमारे घर में। उधर गौरव भी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला हुआ था। गौरव का दोस्त कहता है, ओए गौरव, चलना आज दरगाह पर चलते हैं। गौरव कहता है, अरे वहाँ जाकर क्या करेंगे, कहीं और चलते हैं। उसका दूसरा दोस्त कहता है, ये इसका हर बार का है, जब भी कोई धार्मिक जगह की बात करो ये हमेशा मना कर देता है, साला नास्तिक कहीं का। उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। दरगाह के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अनिका तैयार होकर बाहर आ गई थी। लाल रंग का चूड़ीदार, पैरों में जयपुरी जूती, हाथों में उसकी पसंद की चूड़ियाँ, बाल खुले हुए और काजल से सनी उसकी गहरी काली आंखें। चलिए मैं तैयार हूँ। मामा जी कहते हैं, चलो फिर। अनिका अपनी मामी से कहती है, आप नहीं चल रही क्या? मामी जी कहती है, नहीं तुम लोग जाओ, हम दोनों कल मॉल चलेंगे। आज मैं तेरी पसंद का खाना बना कर रखती हूँ, अभी तुम लोग जाओ। अनिका अपना चेहरा लटका लेती है, क्या मामी? मामा जी कहते हैं, अरे छोड़ बेटा अपनी मामी को, इसके साथ जा जाकर मैं बोर हो गया हूँ, आज तो बस हम दोनों जाएंगे। मामी जी उनको घूर कर देखती है। फिर उसके मामा जी कहते हैं, अनिका चलो बेटा, इससे पहले कि यहाँ लड़ाई शुरू हो जाए, निकलने में ही भलाई है। वो भी दरगाह के लिए निकल जाते हैं। बाहर धूप थी तो अनिका ने अपना चेहरा ढक लिया था, बस उसकी काली आंखें दिखाई दे रही थी। उधर गौरव और उसके दोस्त भी दरगाह पर पहुंच गए थे और अनिका, उसके मामा जी भी पहुंच गए थे। अनिका अपने मामा जी के साथ बातें करते करते आगे बढ़ रही थी और गौरव और उसके दोस्त मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों आमने सामने से आ रहे थे। अनिका अपने फोन में मामा जी को कुछ दिखा रही थी और गौरव अपने साइड में चलते हुए अपने दोस्त से बातें कर रहा था। दोनों का ध्यान सामने नहीं था। एकदम से गौरव का दोस्त, जो कि पीछे था, वो गौरव को धक्का दे देता है और गौरव खुद को संभाल नहीं पाता और अनिका से जाकर टकरा जाता है, जिससे अनिका का फोन नीचे गिर जाता है। मेरा फोन! गौरव उसकी तरफ देखे बिना सॉरी सॉरी और वो फोन उठाकर जैसे ही उसे देने लगता है और जैसे ही वो अनिका की आंखों को देखता है तो उसी में खो जाता है। उसकी काली काजल वाली आंखों में एकदम से तेज हवाएं चलती है और अनिका के चेहरे से दुपट्टा हट जाता है। हवा से बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ गए थे। अनिका अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहती है, अंधे हो क्या तुम? देखकर नहीं चल सकते? मैं बता रही हूँ, अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। उसने एक बार भी गौरव की तरफ नहीं देखा था, पर गौरव का सारा ध्यान तो बस अनिका पर था। वो उसके नाजुक से होठों को हिलते हुए बस देख रहा था। अनिका उसे जमकर सुना रही थी। इस बात से उसको कोई मतलब ही नहीं था। अनिका अपना फ़ोन स्टार्ट करती है, जो कि बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, और वो गुस्से से गौरव को घूरती है और गौरव जो उसे देखे जा रहा था। अनिका उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर तूफान, मेरा फ़ोन ठीक करके दो। मामा जी कहते हैं, छोड़ो ना बेटा, दुकान पर दिखा लेंगे। गौरव बीच में ही बोलता है, नो अंकल, 1 मिनट मैं देखता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। अनिका कहती है, हाँ ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। गौरव उसकी क्यूट सी धमकी पर हंस देता है। गौरव के दोस्त एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ये गौरव को क्या हुआ? ये कब से मोबाइल रिपेयर करने वाला बन गया? दोनों अपने कंधे उचका देते हैं। गौरव फ़ोन को ऑन ऑफ करके फिर से स्टार्ट करता है और इस बार फ़ोन चालू हो जाता है। फिर वो कहता है, ये लीजिए, ठीक हो गया तुम्हारा फ़ोन। अनिका उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है और देखती है, बच गए तुम, ज़रा अपनी आंखें खोल कर चला करो। गौरव कहता है, जी जी
जरूर, वंस अगेन सॉरी। अनिका अपने मामा जी का हाथ पकड़कर कहती है चलिए, और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। गौरव की नजरें तब तक अनिका का पीछा करती है जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। गौरव जैसे वापस पलटता है तो सामने से उसके दोस्त भी अपना अपना मोबाइल लेकर खड़े थे, और फिर वो कहते हैं भाई भाई हमारा भी फ़ोन ठीक कर देना। ये बोल वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। गौरव कहता है अबे निकलो यहाँ से, ये फैसिलिटी तो स्पेशल लोगों को मिलती है और ये तुम जैसे गधों के लिए नहीं है। वो वापस घूमकर अनिका को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अनिका तो भीड़ में गायब हो चुकी थी। गौरव का दोस्त गौरव को खींचते हुए कहता है चलिए गुरुदेव, वो जा चुकी है। वो तीनों भी आगे बढ़ जाते हैं। रात का समय और सिंघानिया हाउस में गौरव की गाड़ी की चाबी घुमाते हुए और सीटी बजाते हुए अंदर आता है। सामने अपनी मॉम को देखकर एकदम डिसिप्लिन में खड़ा हो जाता है और अपना सिर झुका लेता है। गायत्री जी बोलती है बजाओ बजाओ, आवारा लड़कों की तरह सीटी बजाओ, तमीज़ नाम की तो चीज़ है नहीं तुम में। गौरव कहता है सॉरी मॉम। गायत्री जी कहती है क्या सॉरी? हाँ, दिन भर बस बेकार दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गौरव धीरे से कहता है दोस्तों के साथ घूमने में कैसी शर्म? गायत्री जी कहती है क्या बड़बड़ कर रहे हो? कितनी बार कहा है ऑफिस में जाओ, कुछ काम करो, पर नहीं, तुमने तो कसम खाई है ना कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे ही नहीं। गौरव कुछ बोलता उससे पहले ही एक गाड़ी धूल उड़ाती हुई अंदर आती है और ज़ोर से ब्रेक मारती है, जिसकी आवाज़ सुन गौरव कहता है भाई आ गए। वो खुशी से बोलता है। गायत्री जी मन में कहती है बस इसी की कमी थी। हाँ, एक लड़का जिसकी हाइट लगभग 6 फीट के बराबर होगी, रंग गोरा, हल्की सी दाढ़ी, भूरी आंखें, सलीके से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर तेज और कान पे लगा उसका फ़ोन। गजब की पर्सनैलिटी थी उसकी। ये कोई और नहीं, हमारे मिस्टर इनफ हैं। गौरव जैसे उसे देखता है भागकर जाकर उसके गले लग जाता है। भाई आई मिस यू सो मच, पूरे 4 दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मिस्टर इनफ भी हल्का सा मुस्कुराकर उसको गले से लगा लेते हैं। गायत्री जी दोनों को देखकर मुंह बनाती है, फिर बेहद गुस्से से कहती है मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं भी तुम्हारी नज़रों में हूँ या नहीं? दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मिस्टर इनफ इशारे से गौरव से पूछते हैं कि क्या हुआ? गौरव इशारे से आज बचा लो भाई प्लीज़। इतने में दोनों की दादी सावित्री सिंघानिया उसके पास आते हुए कहती हैं आ गए मेरे दोनों बच्चे। दोनों अपनी दादी माँ के गले लगते हैं। गायत्री जी मन में कूदते हुए कहती है उफ, ये फैमिली ड्रामा। सावित्री जी गायत्री जी से सोफे पर बैठते हुए कहती है क्या हुआ है? क्यों मेरे गौरव के पीछे पड़ी हो तुम? क्या किया है मेरे बच्चे ने? गायत्री जी कहती है माँ प्लीज़, बच्चा नहीं है, ये 23 साल का हो गया है, कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा? कितना भी कह लो, काम को लेकर कभी सीरियस नहीं होता। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मिस्टर इनफ कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा, अभी उम्र ही क्या है इसकी। गौरव उसको साइड हग करते हुए कहता है वाह भाई, तुम ही मेरे सच्चे हमदर्द हो। गायत्री जी कहती है हाँ, सच्चा हमदर्द नहीं, सच्चा दुश्मन है ये तुम्हारा। गौरव कहता है मॉम प्लीज। गायत्री जी कहती है क्यों, क्या गलत कहा मैंने? फिर मिस्टर इनफ के पास जाकर कहती हैं अरे ये तो चाहता ही है कि तुम कभी ऑफिस ना जाओ, कभी बिजनेस ज्वाइन ना करो, तुम हमेशा इसके आगे हाथ फैलाते रहो। गौरव चिल्लाते हुए कहता है मॉम बस कीजिए। गायत्री जी कहती हैं सौतेला जो ठहरा तुम्हारा भला कैसा चाहेगा? मिस्टर इनफ की हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। गायत्री जी आगे बोलते हुए कहती हैं ये तो चाहता ही यही है कि तुम कभी तरक्की ना करो, काम पर ध्यान ना दो। उनकी बातें मिस्टर इनफ के दिल पर लग रही थी। मिस्टर इनफ बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में जाने लगता है। पीछे से गौरव कहता है भाई भाई, वो आवाज़ लगाता है पर मिस्टर इनफ नहीं रुकता। गायत्री जी कहती है वो जब तुम्हारी उम्र का था तो सारा काम संभाल लिया था। ये सब बातें वो गुस्से से बोलती हैं। मिस्टर इनफ के कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर गायत्री की तरफ देखकर बोलता है क्योंकि मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। ये बोलकर वो अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाता है। फिर वो अपने कमरे में पहुंच जाता है। सावित्री की आंखें छलक आई थी
और गौरव की भी। वो बहुत गुस्से से गायत्री से कहती हैं, आखिर क्या मिलता है आपको उनका दिल दुखाकर? क्यों अपने जहरीले शब्दों से आप उनको डस लेती हैं? वो मेरा भाई है, गायत्री जी चिल्लाते हुए कहती है। गौरव बेहद गुस्से से कहता है, आप यही चाहती है ना कि मैं ऑफिस जाऊं, जिम्मेदार बनूं? तो ठीक है, मैं कल से ऑफिस जाऊंगा, पर प्लीज मेरे भाई को कोसना बंद कीजिए। ये बोल वो किचन में जाकर प्लेट में खाना डालने लगता है। ऊपर अपने कमरे में जाकर मिस्टर इनफ ने अपना ऑफिस बैग एक तरफ फेंक दिया था और गले में बंधी टाई निकालकर सोफे पर फेंक दी थी। उसे बहुत घुटन हो रही थी। अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन को खोलते हुए वो बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा था। अपने दर्द को अंदर ही अंदर दफन कर रहा था। वो हमेशा से यही तो करता आया था। वो कभी भी अपने दर्द को किसी के साथ नहीं बांटता था, यहाँ तक कि कभी आंखें भी गीली नहीं करी उसने। 3 साल का था जब उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कह गई। बस फिर उसके पापा और दादी ही थे उसे संभालने वाले। 5 साल का होते होते उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उस समय बहुत खुश था वो कि मुझे फिर से माँ मिलेगी, पर गायत्री जी उसे दिल से अपना नहीं पाई। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, पर जब अपने पति का प्यार बढ़ता देखा, जब शादी के वक्त ही एक 5 साल के बच्चे की माँ बना दी गई। वो सपने उसने शादी को लेकर देखे थे, वो एक बच्चे की जिम्मेदारी के तले दब गए। तो उसका आक्रोश निकला उस मासूम पर। उसने सब चीज़ों का जिम्मेदार उसे ही मान लिया। वो कभी उसे एक माँ की तरह प्यार नहीं दे पाई। फिर गौरव के आने के बाद तो गायत्री का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल ही बदल गया। वो बच्चा भी सब समझने लगा। हमेशा हंसता खेलता, हमेशा मुस्कुराने वाला वो बच्चा बिल्कुल चुप सा हो गया था। वक्त से पहले बड़ा हो गया था वो इतना चुप हो गया था कि बोलना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसकी दादी भी उससे पूछती कि क्या बात है बेटा, पर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था। अपने दर्द को अंदर ही अंदर पी जाता था वो। और वक्त के साथ वो एकदम सख्त, गुस्सैल और पत्थर दिल का हो गया था। हाँ, पर इन सब में एक बात थी कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। बस यही बात गायत्री को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको ये लगता था कि ये मेरे गौरव से सब कुछ छीन लेगा। बालकनी में खड़ा वो सिगरेट पी रहा था, तभी पीछे से आकर गौरव उसके कंधे पर हाथ रखता है। मिस्टर इनफ उसकी तरफ बिना पलटे कहता है, मैं ठीक हूँ, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। गौरव उसको पीछे से गले लगाते हुए कहता है, कैसे छोड़ दूँ आपको अकेला? मॉम की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिस्टर इनफ जोर से गौरव को कहते हैं, ये मेरे और उनके बीच का मामला है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। गौरव कहता है, सॉरी भाई। अच्छा, इन बातों को छोड़िए, चलिए पहले खाना खा लीजिए। मिस्टर इनफ कहते हैं, भूख नहीं है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूँगा। गौरव किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहता है, ठीक है, फिर मैं भी नहीं खा रहा, जबकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुना आपने भाई, मैंने क्या कहा? मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर इनफ कहते हैं, चल खा रहा हूँ, नौटंकी बंद कर। दोनों भाई बैठकर खाना खाने लगते हैं। मिस्टर इनफ कहता है, क्या किया आज सारा दिन? गौरव खाते हुए बोलता है, आज तो फुल मस्ती की, धमाल किया। पहले मूवी देखने गया, बाद में लंच, फिर लास्ट में दरगाह का नाम लेते ही उसके आंखों के सामने अनिका का चेहरा घूम जाता है। उसको अनिका का डांटना याद आ जाता है और वो सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि इन तीनों की ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है, और मिस्टर इनफ का नाम मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी यानी कि कहीं इश्क ना हो जाए कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।